गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में फिजिक्स में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की गणना कर रहे हैं। तो गतिमान आवेश मतलब ऐसा आवेश जो गति की अवस्था में है उसे हम गतिमान आवेश कहते हैं। और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां पर एक आवेश है, आवेशित कण है, जिस पर आवेश की मात्रा प्लस q कूलम है। और यह जो आवेशित कण है यहाँ पे, ये आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर पहले से कोई चुंबक रहा होगा। उस चुंबक का सपोज ये कोई चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव इस तरफ और दक्षिण ध्रुव इस तरफ रहा होगा। नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होंगी। तो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट कर रहा है बी। तो माना इस स्थान पर पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न है और इस बी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान रूप से उत्पन्न है। अर्थात यहाँ प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? एक समान है, जिसका मान बी है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण रखा गया है और ये कण गतिमान है। तो ये आवेशित कण है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिमान है। अब माना इस कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का इस आवेशित कण की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसको कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेशित कण पर एक बल लगाता है और यह बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों की लंबवत दिशा में होता है। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर लगाया गया बल लॉरेंज बल कहलाता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। अब इस बल की दिशा क्या होगी? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। तो जैसे माना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और ये वेग ये इस बोर्ड के तल में है, तो यहाँ पर जो बल की दिशा होगी, लॉरेंज बल की दिशा, वो इस बोर्ड के तल के लंबवत या तो बाहर की ओर या तो भीतर की ओर होगा। तो हम इस दिशा को ऐसे दिखा रहे हैं, इस प्रकार से। तो यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर जो बल लगाता है उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। और यह बल जो है चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत दिशा में होता है। ये यहाँ पर ये वाला बल हो गया जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लग रहा है, इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब इसके सूत्र की गणना कैसे करेंगे? तो ये देखा है, ये पाया जाता है प्रयोगों से कि जो ये लॉरेंज बल F है, ये आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर जो आवेश है इसका मान कितना? आवेश का मान q कूलम। तो ये आवेश का जो परिमाण है q, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर अधिक आवेश है तो इस पे बल भी अधिक लगेगा, कम परिमाण का आवेश है तो इस पे बल भी कम लगेगा। फिर ये जो बल है लॉरेंज बल, ये जो है ये इस कण के वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। फिर ये जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और यही जो बल है ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन। तो ये साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, जहां थीटा वेग v और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के बीच बनने वाला कोण है। अब इन चारों रिजल्ट को अगर हम एक साथ कर लें तो इसका अर्थ है
कि जब ये f इन चारों राशियों पर निर्भर कर रहा है तो f जो है इनके गुणनफल पर भी निर्भर करेगा। तो अर्थात f इज प्रोपोर्शनल टू, इनको गुणा कीजिए, q v b साइन थीटा। तो यह आ जाएगा f बराबर, यहां पर एक नियतांक आता है जिसका मान 1 होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे q v b साइन थीटा। तो ये हमारा यहां पर एक सूत्र आ गया कि ये F क्या है, बल, कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में कोई Q आवेश का कण V वेग से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो बल है वो लॉरेंज बल कहलाता है। इसका सूत्र है F बराबर Q V B साइन थीटा, जहां थीटा वेग V और वेग B के बीच, वेग V और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। ध्यान रहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है इसको चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, इसको फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, ठीक है, और फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं इसको, और चुंबकीय क्षेत्र भी इसको कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी इसका नाम है। अन्य नाम भी है इसके, जैसे एक नाम है इसका चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र, सब इस बी के नाम है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ही नाम है। तो यहां पर हमारा लॉरेंज बल का सूत्र आ गया F बराबर Q V साइन थीटा। अब इसमें देखिए केस, एक विशेष स्थिति, केस फर्स्ट, क्योंकि ये F थीटा पर निर्भर कर रहा है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान रहा हूं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि लॉरेंज बल F बराबर Q V B साइन थीटा। ये F थीटा पर निर्भर कर रहा है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे F भी चेंज होगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश, अर्थात यदि आवेश ये V और B के बीच का कोण 90 अंश हो गया तो उस स्थिति में ये कैसा हो जाएगा चित्र, उस स्थिति में चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात इस समय कण के वेग v और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण क्या 90 अंश है। कण जो है चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में इस पर लगने वाला जो बल F होगा इसका सूत्र हो जाएगा, तब जो है समीकरण 1 में थीटा बराबर 90 अंश रखिए तो F बराबर आ जाएगा F बराबर Q V B साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यह आ जाएगा F बराबर Q V B। ये सूत्र आ गया। तो क्योंकि ये जब V और B एक दूसरे के लंबवत हैं तब लगने वाला बल है, इसलिए हम इसको यहां पर ऐसा चिन्ह बनाए थे परपेंडिकुलर का, ठीक है। अर्थात जब V और B एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उस समय लगने वाला बल F बराबर Q V B, या इसको केवल F भी रख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस समय इस पर लगने वाला बल F बराबर Q V B होता है, और ये इस F का मैक्सिमम मान है, ये अधिकतम बल का मान है, क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान है वो कब होता है, जब थीटा बराबर 90 अर्थात साइन 90 पे अरे मान कितना होता है 1 होता है, तो ये अधिकतम बल है। तो किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला अधिकतम बल कितना होगा, F मैक्सिमम बराबर Q V B। ध्यान रहे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो इस कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार हो जाता है, तब ये कण इस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। कब, जब ये कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, यानी जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा उस समय इस कण के गति का पथ वृत्ताकार होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब अगला केस देखिए, इसी में
इसमें तो क्या हो गया था, थीटा बराबर 90 पे कण के गति का पथ वृत्ताकार। अभी हमने लॉरेंज बल का सूत्र पढ़ा, F बराबर QVB sin थीटा। अब यदि सेकंड केस, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में ये जो V थीटा क्या है, V और B के बीच का कोण, यानी जो कण है ये कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में गतिमान है x अक्ष की तरफ, तो ये आवेशित कण भी x अक्ष की तरफ ही गतिमान है। तो जब V और B एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। और ऐसी स्थिति में समीकरण नंबर 1 हो जाएगा F बराबर, तब समीकरण नंबर 1 से F बराबर आ जाएगा QVB sin 0। और sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो तब यहां पर F बराबर आ जाएगा 0। अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, उस समय इस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई भी बल नहीं लगता है। ठीक है, उस समय इस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई भी बल नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति में इस आवेशित कण का जो गति का पथ होगा वो सरल रेखीय होता है। तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 हो, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तब उस कण पर कोई भी बल नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति में कण के गति का पथ सरल रेखीय होता है, वो सरल रेखीय पथ में गति करेगा। और किस दिशा में गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। अगला देखिए इसमें कि जब आवेशित कण न तो 90 डिग्री पे गति कर रहा है न तो 0 डिग्री पे, यानी जब आवेशित कण के वेग की दिशा यानी थीटा ये 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो, तो यदि आवेशित कण इस प्रकार से गति करे चुंबकीय क्षेत्र में कि उसके वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस प्रकार से कोण बनाए कि वो कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में इस कण पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर QVB sin थीटा, जहां थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच है। और ऐसी स्थिति में इस कण की गति का पथ सर्पिलाकार होता है या कुंडलिनी नुमा होता है। ठीक है, इस प्रकार से गति करते हुए जाएगा वो, ये ऐसा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और ये कब होगा ये वाला पथ, जब थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच का हो, इनके 90 डिग्री से कम हो, 0 से बड़ा हो, तब इसका पथ, आवेशित कण का पथ न तो सरल रेखीय होगा न तो वृत्ताकार होगा, ये कुंडली नुमा होगा या हेलिक्स पाथ कहते हैं इसको, जैसे सांप के फेरे होते हैं उस प्रकार का पथ हो जाएगा, कुंडली नुमा पथ, सर्पिलाकार पथ। अब यहां पर अगला देखिए इसमें कि यदि कोई जैसे गतिमान आवेश है, इसके स्थान पर हम जो है यहां पर वो ले लें धारावाहिक चालक ले लें। ठीक है, बल्कि इससे पहले चीज देखते हैं कि बल तो लग रहा है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक है, तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा, इस बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले है दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम नंबर 1 या 2 कह दो उसको, नियम नंबर 1 कह दो। नियम नंबर 2,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। तो दाहिने हाथ का नियम नहीं बल्कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 या 2, कुछ भी नाम दीजिए इसको। नियम नंबर 1 क्या दीजिए? तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 किसके लिए? बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो क्या है नियम? जैसे यदि हम अपने दाहिने हाथ के चारों मिली हुई अंगुलियों को अंगूठे के लंबवत रखें, अंगूठा धारा की दिशा में हो, चारों मिली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, बल की दिशा होती है। दोबारा देखिए, यदि दाहिने हाथ की चारों मिली हुई अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, अंगूठा धारा की दिशा को प्रकट करे, चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, तो हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा होती है, बल की दिशा को प्रकट करेगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा हो गई। तो इसमें क्या है? अंगूठा कौन सी दिशा को प्रकट करेगा? अंगूठा धारा की दिशा में हो, चारों मिली हुई अंगुलियां, चारों मिली हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करें, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा, ये जो है बल की दिशा होती है, बल की दिशा होती है। और इसमें जैसे अभी हमने देखा था कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, ये माना वेग की दिशा थी, यहां पर एक q आवेश का कण है, धन q आवेश का कण, तो धन आवेश की गति की जो दिशा होगी वही धारा की दिशा होगी। धारा की दिशा का मतलब पॉजिटिव आवेश की गति की दिशा, गति की यानी धनावेश की गति की जो दिशा होगी वही धारा की दिशा होगी। अब यहां पर लगाइए दाहिने हाथ की हथेली का नियम। इसमें ये अंगुलियां किसकी तरफ हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब धनावेश के गति की दिशा, धनावेश से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो यही धारा की दिशा होगी। ये चारों मिली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की दिशा यानी बाहर की ले, तो यहां पर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की जो लंबवत दिशा होगी वो क्या होगी? यहां पर बल की दिशा होगी। और वो बल किसके कारण लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा, इस आवेश पे। तो यहां पर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, सपोज मैं इसको ये कर रहा हूं, ये दिखा दीजिए इसको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये वेग की दिशा हो गई, ये वाला ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये वेग की दिशा हो गई। तो ऐसी स्थिति में हथेली से धक्का देने की दिशा मतलब बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो यहां पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जो दिशा होगी, ये वाली दिशा, ये किसकी दिशा होगी? बल की दिशा होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और नियम है बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हम अपने
थोड़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। क्या है नियम कि यदि हम अपने बाएं हाथ, ये है बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, ये तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गया, अंगूठा हो गया, ये कनिष्ठिका, ये अनामिका, ये कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें, देखिए ये इनके बीच का कोण 90 अंश, इनके बीच का कोण 90 अंश। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत रखें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये हमेशा बल की दिशा को प्रकट करेगा। दोबारा सुनिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रकट करता है। तो इसमें क्या है, तर्जनी किसकी दिशा को व्यक्त कर रही है, तर्जनी कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त, मध्यमा किसकी दिशा को प्रकट कर रहे हैं, धारा की दिशा को, धारा मतलब धनावेश की गति की दिशा। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रकट करेगा, तब अंगूठा बल की दिशा को प्रकट करेगा। जैसे हम यहां पर देख रहे थे, ये माना कोई कण यहां पर है, धनावेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान है, वेग की दिशा है। तो यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए और तब यहां पर बल की दिशा ज्ञात कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र इस गतिमान q आवेश पर कितना बल लगाएगा। तो आइए सिद्ध करते हैं ज्ञात। ये किस दिशा में होना चाहिए, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो गया। ये किस दिशा में होना चाहिए, धारा की दिशा अर्थात धनावेश की गति की दिशा। तो धनावेश नीचे की ओर है, तो मध्यमा धनावेश की गति की दिशा में है अर्थात धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो यहां पर अंगूठा ये बल की दिशा को प्रकट करेगा। तो अंगूठा कहां आ रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये सपोज ये रेखा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। इस प्रकार से यहां पर इन दो नियमों के द्वारा हम बल की दिशा को ज्ञात करते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हमने अभी यहां पर जो सूत्र पढ़ा कि Q आवेश पर, ये Q आवेश था, ये चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान था, इस पे ये बल F लग रहा है। इस बल का सूत्र क्या आया, F बराबर Q v B साइन थीटा, और इसको हम सामान्यतः लॉरेंज बल भी कहते हैं इसको। अब क्योंकि B और V क्या है, सदिश राशियां हैं, बल भी सदिश राशि है, तो इस बल का सदिश रूप क्या होगा, ये जो समीकरण है बल की, इसका सदिश रूप क्या होगा। तो इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में इसको हम ऐसा लिखेंगे, Q V क्रॉस
बी। कैसे, देखिए इसको, ये क्यू लिखा और ये v साइन थीटा एक साथ लिख दिया, v साइन थीटा इंटू बी, और v साइन थीटा इंटू बी मतलब v क्रॉस b। तो v भी सदिश राशि है, b भी सदिश राशि है, तो दो सदिश राशियों का सदिश गुणा क्या होगा, a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा इंटू n कैप। ठीक है इसमें, तो ये आ जाएगा यहां पर, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है और ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि के फॉर्मूले में अगर साइन थीटा आ रहा है तो मतलब यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर सदिश राशियों का सदिश गुणा हुआ होगा। तो ये आ जाएगा वेक्टर F बराबर Q इंटू V क्रॉस वेक्टर B। ये लॉरेंज बल का सदिश रूप समीकरण है। और जो लॉरेंज बल है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। पर एक चीज का ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ माना वैद्युत क्षेत्र भी है, तो और तब क्यों आवेशक कण इसमें गति कर रहा है, तो यदि कोई आवेशित कण किसी ऐसे स्थान में गति कर रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा उस आवेशित कण पर लगने वाला बल भी लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, अकेले चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। यहां पर जो हमने पहले कहा था उसको हमने वैद्युत क्षेत्र को इग्नोर कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर यदि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जैसे यहां पर माना वैद्युत क्षेत्र सपोज E है इस स्थान पे, तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा माना ये है, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस Q आवेश पर लगने वाला बल F, ये हो जाएगा F बराबर Q इंटू E, ये हो गया। और इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या है, वो हो जाएगा F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। ये वाला बल कौन सा बल कहलाएगा, चुंबकीय बल, और ये वाला बल वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कुल बल हो जाएगा, कुल बल F बराबर, तो कुल बल F क्या होगा, वो इन वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर F बराबर आ जाएगा F चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल, इनके मान रखिए। वेक्टर F बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल का मान कितना आया, Q डॉट V क्रॉस B, अब प्लस वैद्युत बल का मान कितना आया, Q इंटू E। अब जो है ये आ गया हमारा क्या, कि किसी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा गतिमान आवेश पर लगने वाला कुल बल, और ये बल भी क्या कहलाता है, ये बल भी लॉरेंज बल कहलाता है। और ये जो समीकरण है, इस समीकरण को लॉरेंज बल की समीकरण कहते हैं। ये सदिश रूप में दे रखा है, अगर इसको हम परिमाण रूप में लिखें तो परिमाण रूप में आ जाएगा, परिमाण रूप में इस बल का मान हो जाएगा, इस समीकरण का मान हो जाएगा वेक्टर F का परिमाण F लिख दिया, इसका परिमाण Q डॉट V क्रॉस B, यहां से आगे था Q V B साइन थीटा, इसको A क्रॉस B से खोला तो A V और B के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक हो गया, तो यहां पर इसका मान आएगा Q V B साइन थीटा परिमाण रूप में, प्लस Q इंटू E, वेक्टर E का परिमाण अगर E है तो यहां पर आएगा Q इंटू E, इसको लिख दिया। तो ये क्या आ गया, F बराबर Q V साइन थीटा प्लस Q E, ये चुंबकीय बल है और ये वैद्युत बल है। तो चुंबकीय बल और वैद्युत बल का जो योग है यही क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल की परिभाषा कई बार ये भी दी जाती है कि यदि कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है
ऐसा स्थान है जहां पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हैं। तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है और इसका सूत्र F बराबर क्या होगा, QV sin थीटा प्लस QE। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, D क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान रहे, स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र कोई चुंबकीय बल नहीं लगाएगा, जबकि स्थिर आवेश पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल लगाता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों ही बल लगाते हैं, वो बल लॉरेंज बल हो गया। आज हमने यहाँ पर गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल और इसकी दिशा और लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा। थैंक यू।